वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है सेक्शन 102 सेक्शन 103 की। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सेक्शन 101 की। एंड सेक्शन 101 बोलता है नोटिस ऑफ मीटिंग, मतलब नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। सिंपल कॉन्सेप्ट है, दो तीन चीजें बहुत याद रखनी है कि भाई आपको कोई भी कंपनी है, आपको अगर नोटिस भेजना है जनरल मीटिंग का, कम से कम 21 क्लियर डेज पहले भेजना है। 21 क्लियर डेज मतलब मेंबर के हाथ में वो कम से कम 21 दिन के लिए नोटिस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब भी हम 21 क्लियर डेज कैलकुलेट करेंगे, हमको डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस को हटाना है, कंसिडर नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है, राइट। डेट ऑफ जनरल मीटिंग वी नीड टू एक्सक्लूड द पर्टिकुलर डे ऑल्सो। 2 डेज हमको एक्सक्लूड करना है, किस नाम से कि भाई आपका जो नोटिस है वो मेंबर के पास पहुंचेगा डीम्ड टू बी सर्व्ड, मान लेते हैं 48 आवर्स में, मतलब 2 दिन वो हट गए तो हो गए आपके 4 दिन और 21 दिन। इसका मतलब अगर कोई नोटिस 25 डेज पहले दिया गया है तो हम क्या बोलेंगे कि वो नोटिस 21 क्लियर डेज का दिया गया है। दूसरी बात क्या थी वहां पर कि भाई सेक्शन इन केस ऑफ सेक्शन 101, सेक्शन 101 के केस में सेक्शन 8 कंपनी के लिए 14 क्लियर डेज का नोटिस रहता है। शॉर्टर टाइम पीरियड की बात करें, इन केस ऑफ कंपनी, इन केस ऑफ एजीएम 95% ऑफ द मेंबर्स बोल दें शॉर्टर नोटिस वैलिड दे सकते हैं आप। इन केस ऑफ एनी अदर मीटिंग मींस ईजीएम की बात, उसमें भी दो बातें, सब कंपनी मेरी शेयर कैपिटल वाली है या विदाउट शेयर कैपिटल वाली है। अगर मेरी कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो मुझे क्या ध्यान में रखना है कि भाई मेजॉरिटी इन नंबर्स दोज हु आर होल्डिंग 95% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, राइट। और अगर मेरी कंपनी विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल है तो सब 95% ऑफ द वोटिंग पावर। सच सेक्शन 101 में सब जगह 95% है, तभी आपका शॉर्ट टर्म नोटिस पॉसिबल हो पाएगा, राइट। फिर आप नोटिस दे सकते हैं सब फिजिकल फॉर्म में, ईमेल के थ्रू दे सकते हैं। फिर ईमेल की अलग अलग हमने चीजें पढ़ी कि भाई आप खुद अपने यहाँ पर एक सिस्टम बना ले, बाहर वाले की हेल्प ले ले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, नेक्स्ट सेक्शन जो बात करता है वो बात करता है स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। मतलब कंपनी, जो भी कंपनी अपनी जनरल मीटिंग करने वाली है, जो भी कंपनी अपनी जनरल मीटिंग करने वाली है, ये जनरल मीटिंग करोगे या तो सेक्शन 96 के हिसाब से या सेक्शन 100 के हिसाब से। सेक्शन 96 बात करता है एजीएम की और सेक्शन 100 बात करता है एजीएम की। हम बार बार सेक्शन नंबर क्यों रिकॉल करते हैं, ताकि आपके दिमाग में वो सेक्शन नंबर बैठ जाए सुन सुनकर। अब कंपनी को करना है जनरल मीटिंग, या तो 96 वाला बुलाएगा या 100 वाला बुलाएगा। इसके लिए आप भेजेंगे नोटिस और नोटिस जाएगा सेक्शन 101 में। अब इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ ने बोला आप जो जनरल मीटिंग करने वाले हों उस जनरल मीटिंग में, राइट, अगर आपकी वो एजीएम है तो उसमें अगर आप 4 मैटर डिस्कस कर रहे हो जो लॉ ने स्पेसिफाइड है, तो इन 4 मैटर को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, ओबी। इसके अलावा और कोई मैटर डिस्कस कर रहे हो, वी कैन कॉल दैट मैटर एज अ स्पेशल बिजनेस इन केस ऑफ एजीएम। एंड अगर आप, ये हमने लिख दिया यहाँ पर जनरल मीटिंग और यहाँ पर वर्ड लिख दिया एजीएम, और अगर आप एजीएम कर रहे हो तो सारे के सारे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं यार, स्पेशल बिजनेस, राइट। तो सारे के सारे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। अब इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कंपनी स्पेशल बिजनेस डील करेगी, इस स्पेशल बिजनेस के साथ में इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस आपको सेक्शन 101 के नोटिस के साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। फिर से
जब भी कंपनी कोई भी स्पेशल बिजनेस डिस्कस करने वाली है इन द अपकमिंग जनरल मीटिंग, चाहे वो एजीएम हो चाहे वो ईजीएम हो, इस केस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को कंपलसरी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, जो प्रिस्क्राइब्ड कहाँ है? सेक्शन 102 में। अब आप बोलेंगे सर यार ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता? भाई नाम से लग रहा है ऐसा स्टेटमेंट जो किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी चाहती है कि हम रॉ मटेरियल सप्लायर चेंज करें। अब रॉ मटेरियल सप्लायर चेंज करोगे तो उस जिस भी प्रपोज दो तीन नाम आए हैं, पहली बार तो हम क्यों चेंज करना चाहते हैं, और जो नए नाम हैं कि साहब ये हमारे प्रपोज रॉ मटेरियल सप्लायर हम कंसीडर करना चाहते हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन रहेगी उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में। इस पर्पस के लिए ये दिया जाता है, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का। एजीएम के केस में 4 बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं, उनको छोड़कर सारे के सारे बिजनेस को हम कहाँ क्लासिफाई कर देंगे? स्पेशल बिजनेस में। एजीएम के अलावा सारे के सारे एजीएम के अलावा जो भी जनरल मीटिंग है मतलब ईजीएम है, उसमें हर एक मैटर को हम स्पेशल बिजनेस बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करें हम अपना सेक्शन नंबर कौन सा है? 102, स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू नोटिस। सब नोटिस के साथ में कोई दूसरी चीज को भी हम स्टेपल कर देंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू नोटिस। चलिए, तो कंसेप्ट ये है, इन्होंने बोला यार अगर आपकी ऑर्डिनरी बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस के बेस पर हमने बाइफिकेशन किया है। अगर एजीएम की बात करें, फॉलोइंग बिजनेस शैल बी द ऑर्डिनरी बिजनेस, 1 2 3 4, ये 4 तरह के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। फर्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब हम जनरल मीटिंग में उस पर्टिकुलर एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम शेयर होल्डर के सामने डिस्कस करने वाले हैं। ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट मैटर हुआ। डिविडेंड, अगर मेरी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहती है एज पर सेक्शन 123, तो यहाँ पर बात करनी है हमको, उस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन, सब ये सेक्शन नंबर 152 है कंपनीज एक्ट का, जो बात करता है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। इसका मतलब एक फिक्स नंबर ऑफ शेयर होल्डर प्रोपोर्शनेटली रिटायर होंगे हर एजीएम पे, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। ध्यान करें, सब बचपन में हमारे क्लास टीचर हमको स्कूल में कैसे बिठाता था, मतलब मेरे स्कूल में ऐसा होता था कि सब फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है तो आज मेरी बेंच पे जो 3-4 फ्रेंड्स हमारे बैठते थे, वो आज फर्स्ट रो में बैठेंगे, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को सेकंड रो में बैठेंगे, फिर थर्ड रो में, रोटेशन चलता था। ये बचपन की बात करें, राइट? तो ये कंसेप्ट यहाँ पर भी है। तो लॉ ने बोला कुछ परसेंटेज रिटायर होंगे, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, और जो जा रहे हैं उनकी जगह खाली हो गई है तो वहां पर दूसरा व्यक्ति आएगा। रिटायरमेंट ऑफ ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। हमको ऑडिटर्स की बात करनी है सब रिटायरमेंट पे, अपॉइंटमेंट पे, जगह को फिल आउट करने के लिए, और रेम्युनरेशन भी डिसाइड करना है। तो ये 4 तरह के बिजनेस जब भी एजीएम में डिस्कस होंगे, हम क्या बोलेंगे? यार ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। और एक चीज और, ऐसा कोई रूल मत बना लेना कि सर ऑर्डिनरी बिजनेस में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल बिजनेस में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, राइट? ये बच्चे नॉर्मली ये रूल डेवलप कर लेते हैं कि सर ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन। ना, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, राइट? चल, एजीएम में इन 4 के अलावा और कोई मैटर रहेगा, दैट मैटर वी कैन कॉल एज अ ओके, all businesses except that specified under section 102A shall be deemed to be the special business। एजीएम में ये 4 के अलावा और कोई मैटर रहने वाला है,
उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। चल, एजीएम के अलावा और कोई मीटिंग में हम कोई भी मैटर डिस्कस करें, नो बिजनेस शैल बी डीम्ड एज अ ऑर्डिनरी बिजनेस। हमने ऑलरेडी बात की है कि भाई एजीएम में हमेशा जो भी मैटर डिस्कस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल बिजनेस। ओके, और स्पेशल बिजनेस एट एनी अदर जनरल मीटिंग ऑल बिजनेसेस शैल बी डीम्ड टू बी द स्पेशल बिजनेस। Full text of the resolution must be given in the notice for transacting every item of special business। आपको जो भी रिजोल्यूशन डिस्कस करने वाले हों उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। Explanatory statement shall be annexed to the notice for transacting every item of special business। आपको नोटिस के साथ में स्टैपल करना पड़ेगा साहब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस। हमने ऑलरेडी बात करी है कि भाई आपको स्पेशल बिजनेस के साथ में ही एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना, ऑर्डिनरी बिजनेस के साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब आगे कंटेंट क्या क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो मटेरियल फैक्ट्स, जो भी चीज हम प्रपोज टू डिस्कस करने वाले हैं अदर देन 4 मैटर इन केस ऑफ एजीएम, तो उनको हमने स्पेशल बिजनेस बोला है, तो लॉ ने बोला उनके बारे में मटेरियल फैक्ट्स दो। या दूसरी मीटिंग में हम कोई भी चीज डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में आपको मटेरियल फैक्ट्स तो देना ही पड़ेगा। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, भाई डायरेक्टर का या इनका मैनेजर का क्या इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल या अदरवाइज। जरूरी नहीं फाइनेंशियल हो, इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट भी हो सकता है, वो भी चलेगा। और कोई की मैनेजरियल पर्सन है, इनका क्या इंटरेस्ट है, सब की मैनेजरियल पर्सन का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2 क्लॉज 51। कौन कौन आता है केएमपी में, मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, एनी अदर ऑफिसर एज इट इज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। ये सारे के सारे पर्सन कहां पर आते हैं, केएमपी में आते हैं। रिलेटिव्स, इनके रिलेटिव्स भी यहाँ पर आएंगे, तो इनका अगर कोई मटेरियल इंटरेस्ट है तो आपको बताना पड़ेगा। Any other information and facts that may be enable members to understand the meaning, scope and implication of the item of business and to take decisions thereon। For example, तो मेरी कंपनी है, मैं कंपनी में डायरेक्टर भी हूँ और मेरी कंपनी कोई दूसरी फर्म से कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है, वो फर्म मेरे ब्रदर की है, तो मेरा दूसरा इंटरेस्ट है सब, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो या ना हो वो अलग बात है, बट मेरा दूसरा इंटरेस्ट है सब बिजनेस इंक्रीज करने के लिए, तो आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा स्टेटमेंट में। अब डी वाला पॉइंट थोड़ा अलग है। डी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो बात की है, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड रिलायंस। इस कंपनी की हो रही है जनरल मीटिंग, राइट। अब रिलायंस कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाली है सुजलॉन से। रिलायंस कंपनी है सब सोलर एनर्जी में एंटर कर रही है। अब रिलायंस कंपनी में डायरेक्टर हैं मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, और ये दोनों डायरेक्टर इस कंपनी में 2% या उससे ज्यादा की होल्डिंग है, और ये डायरेक्टर इसके भी डायरेक्टर हैं। तो लॉ ने बोला अगर आपकी कंपनी में कॉमन डायरेक्टर हैं, राइट, सॉरी, अगर आपकी कंपनी में कोई डायरेक्टर है, कोई मैनेजर है, एंड दे आर होल्डिंग सम अदर कंपनी, दूसरी कंपनी की कितनी परसेंट होल्डिंग है, 2% या उससे ज्यादा, और मेरी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है जो इसको अफेक्ट करेगी, तो लॉ ने बोला ये नेचर ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, ये भी डिस्क्लोज, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी डिस्क्लोज इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, राइट। पढ़ेंगे यहाँ से। If special business relates to or affects any other company, हमारे एग्जाम्पल में सुजलॉन, the extent of shareholding in that other company of every promoter, director, manager, every other KMP shall be disclosed। आपको इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। If the extent of such shareholding is 2% or more of the paid up share capital of that other company, right? अगर 2% या उससे ज्यादा है। E point, if a special business refers to any document that is to be considered at a general meeting,
अगर स्पेशल विद रेफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करने का भी राइट है मेंबर्स का। तो आपको टाइम एंड प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड शैल बी स्पेसिफाइड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। फिर आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन किस जगह कर सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। इफ as a result of non-disclosure या insufficient disclosure in the explanatory statement, any benefit, कोई भी बेनिफिट हुआ प्रमोटर को, डायरेक्टर को, केएमपी को और किसी व्यक्ति को, लॉ ने बोला आप एज अ ट्रस्ट में रख सकते हैं, एज अ ट्रस्टी बन के रहेंगे। अब वो आपके पिताजी का नहीं है साहब, वो तो कंपनी का है। Such person shall hold such benefit in trust for the company and shall compensate the company to the extent of benefit derived by him। आपको वो बेनिफिट भी उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। चले भाई, पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट की बात करें। एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट, अगर आपने गलती से मिस्टेक कर दी इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 102, 50,000 रुपए की पेनल्टी है, या 5 times of the amount of benefit whichever is higher, इतना आपके ऊपर हम लगा देंगे। ये है हमारा छोटा सा सेक्शन, सेक्शन 102 को, जिसको हमने चार्ट से कंप्लीट किया। चले भाई, थ्योरी नोट्स की बात करें। भाई कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट वही है, सेक्शन 102 है, आपको याद रखना है राइट। ऑर्डिनरी बिजनेस का जिक्र है, स्पेशल बिजनेस का जिक्र है। एजीएम में 4 तरह के बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस। एजीएम में इनके अलावा जो भी बिजनेस होंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल बिजनेस। एनी अदर मीटिंग में ऑर्डिनरी बिजनेस नाम से कोई चीज नहीं होती, सारे के सारे बिजनेस को स्पेशल बिजनेस होते हैं। और जब जब स्पेशल बिजनेस डिस्कस होगा, यू नीड टू अनेक्स एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग एज पर सेक्शन 102। और ऑर्डिनरी बिजनेस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉट रिक्वायर्ड। शैल बी नेक्स्ट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट shall be annexed to the notice for transacting every item of special business। याद रखना, ऐसा दिमाग मत लगाना कि सर ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल बिजनेस मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन। नहीं, ऐसी चीज नहीं होती। अब कंटेंट, मटेरियल फैक्ट्स का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट, फाइनेंशियल अदरवाइज, डायरेक्टर्स का, केएमपी का, उनके रिलेटिव्स का। थर्ड पॉइंट 2% वाली बात करती है। मेरी कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वो किसी दूसरी कंपनी को अफेक्ट करेगी, एंड दूसरी कंपनी में मेरी कंपनी के डायरेक्टर ने, प्रमोटर ने, केएमपी ने कितनी परसेंट होल्डिंग है? 2% या उससे ज्यादा। तो ये फैक्ट भी हमको मेंशन करना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की। भाई वो सुज़लॉन कंपनी के साथ हम जो करार करने वाले हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, उसमें उस कंपनी में मेरी कंपनी के मिस्टर एक्स एंड वाई की 2% होल्डिंग है। If special business refer to any document, in that case company need to specify the time and the place where that document is to be kept for the purpose of inspection by the member। इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, भैया एज अ ट्रस्ट में रख लो, वो आपके पिताजी का नहीं है, वो आपको कंपनी के बिहाफ पर आप रख सकते हैं एज अ ट्रस्टी। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कहीं 50,000 का फाइन है, या 5 times ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड विच एवर इज हायर, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट एग्जामिनेशन, क्वेश्चंस की बात करें। A company served a notice of general meeting upon its member। भैया मेंबर को नोटिस भेजा हमने। नोटिस में क्या लिखा है कि भाई हम इंक्रीज करने वाले हैं शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, वुड बी कंसीडर्ड सच मीटिंग। सब ये आने वाली मीटिंग पे हम शेयर कैपिटल इंक्रीज करेंगे। शेयर होल्डर कंप्लेन दैट, एक भाई ने कंप्लेन कर दी कि सर अमाउंट ऑफ प्रपोज इंक्रीज वाज नॉट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। जितना हम अमाउंट इंक्रीज करना चाहते हैं वो मेंशन नहीं है नोटिस में। बात तो बिल्कुल सही है कि साहब आपको ये पहली बात तो स्पेशल बिजनेस हुआ, चाहे वो जनरल मीटिंग हमारी एजीएम हो या ईजीएम हो, दैट इज स्पेशल बिजनेस। और जब जब स्पेशल बिजनेस दिया गया है तब तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसमें क्या साथ में भेजना पड़ेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बाय डिफॉल्ट कितना हम प्रपोज इंक्रीज करने वाले हैं शेयर कैपिटल में, ये तो मटेरियल फैक्ट्स है, तो आपको बताना पड़ेगा, राइट। एक और क्वेश्चन बहु वैसा ही है।
तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल इज एन आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस, बिल्कुल सही है। हर स्पेशल बिजनेस के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है। और ये वाला फैक्ट कौन सा फैक्ट है यार? मटेरियल फैक्ट है, सबको पता है भाई। इंक्रीज ऑफ कितना अमाउंट इंक्रीज करना चाहते हो ये आपको बताना पड़ेगा। Amount of proposed increase in share capital is a material fact which ought to be disclosed in the explanatory statement. Since the explanatory statement must contain all the information and all the facts that may enable the member to understand the meaning, scope, implication of the item of business and to take decisions thereof. The notice is not valid in the given case. भैया 102 का explanatory statement तो compulsory required है. Since notice given or any resolution passed in the general meeting without containing the explanatory statement or without disclosing material fact is invalid. तो वो पर्टिकुलर नोटिस जिसमें ये कंटेंट नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका? इनवैलिड। क्वेश्चन 2, MH कंपनी लिमिटेड सर्व्ड अ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अपॉन इट्स शेयर होल्डर। भाई एक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को नोटिस सर्व करा। नोटिस में लिखा है कि भाई हम क्या इशू करेंगे? स्वेट इक्विटी, SWEAT, स्वेट इक्विटी शेयर्स नहीं है, स्वेट इक्विटी शेयर्स, राइट, वुड बी कंसीडर्ड एट सच मीटिंग। मिस्टर ए, अ शेयरहोल्डर ऑफ MH कंपनी लिमिटेड, कंप्लेन करता है कि भाई आपने ये नहीं बताया कि भाई कितने क्या इशू करने वाले हो, फुल्ली आपने डिस्क्लोज नहीं करा। इज द नोटिस इशूड बाय MH कंपनी लिमिटेड रिगार्डिंग इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर वैलिड है क्या एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनी दैट? सब हमारे दिमाग में है जवाब। स्वेट इक्विटी शेयर स्पेशल बिजनेस है। स्पेशल बिजनेस कोई भी मीटिंग हो, चाहे एजीएम हो चाहे ईजीएम हो, स्पेशल बिजनेस के साथ में यू नीड टू सेंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आल्सो अलोंग विद द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग। अब कितना हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने वाले, किस प्राइस पर करने वाले हैं? स्वेट इक्विटी शेयर का सेक्शन नंबर 54 है जो बात करता है भाई कि आपको ये लिखना पड़ता है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग में कि भाई कितना करंट मार्केट प्राइस क्या है, किसको दे रहे हैं, हु इज अ एम्प्लॉय एज पर सेक्शन 54, राइट। तो ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगी। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर स्पेशल बिजनेस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और ये मटेरियल फैक्ट्स है। मटेरियल फैक्ट्स क्या क्या रहते हैं? कितने शेयर्स कौन सी प्राइस पर कितना पैसा ले रहे हैं और किस किस को दे रहे हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो सेक्शन 54 में जो स्वेट इक्विटी शेयर में डिस्कशन है उसमें आपको लिखना पड़ता है। तो भाई ये नोटिस क्या है? वैलिड नहीं है। 102 का कंपलसरी कंप्लायंस करना है। सिंस नोटिस गिवन or any resolution passed in the general meeting without containing the explanatory statement or without disclosing material fact is invalid. ये क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर चीज इनवैलिड हो जाएगी। MCQs ऑफ सेक्शन 102। फर्स्ट क्वेश्चन, दो तरह के स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इन एन एक्सप्लेनेटरी स्टेट और सॉरी इन एन EGM all businesses shall be deemed to be the ordinary business। बिल्कुल गलत है बॉस। अरे भाई EGM में तो ऑर्डिनरी बिजनेस होता ही नहीं है। चल सेकंड स्टेटमेंट पढ़े। इन केस ऑफ AGM नो बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी द स्पेशल बिजनेस। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल स्वेट इक्विटी शेयर इशू करें तो ये AGM होने वाली है, तो AGM में स्वेट इक्विटी शेयर का मैटर अगर हम डिस्कस करें तो ये कौन सा मैटर होगा? स्पेशल बिजनेस ही होगा। तो कुल मिलाकर ना तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है ना स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द स्टेटमेंट, राइट। कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन 2, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शैल बी अनेक्स्ड टू द नोटिस फॉर ट्रांजैक्टिंग एवरी आइटम ऑफ। हमने बहुत बार बात कर ली है भाई, स्पेशल बिजनेस जब जब डिस्कस होगा, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब श्री कृष्ण का अवतार होगा। वैसे ही चीज है, जब जब स्पेशल बिजनेस डिस्कस होगा तब तब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा, कंपल्सरी। क्वेश्चन 3, आंसर मत देखो। इफ ए स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू और अफेक्ट्स टू एनी अदर कंपनी, रिलायंस Suzlon, the extent of shareholding in that other company, promoter, director, manager, कितनी परसेंट रिक्वायर्ड है? आंसर फर्स्ट है 2%, 5%, 10%, 20%,
तब आंसर फर्स्ट आपका परफेक्ट है, भाई 2% रिक्वायर्ड है, राइट। ये है आपका सेक्शन नंबर कौन सा वाला है, सेक्शन 102, जो बात करता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की। चल 102 के बाद अब नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन। भैया कुछ भी कर लो, एग्जाम में जाना तो 103 तो देखकर जाना। जनरल मीटिंग में आप कोई सेक्शन देखो या ना देखो, बट 103 अलॉन्ग विद 112, 113 ये 3 सेक्शंस तो देखकर जाना है आपको। एग्जाम में पूरे पूरे चांसेस हैं कोरम के ऊपर सवाल आने के 5 नंबर में। चलो, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग। अगर मेरी कंपनी, बहुत ध्यान से सुने, कृपया बहुत ध्यान से सुने, अगर मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है, इफ माई कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी, तो कितनी कोरम रिक्वायर्ड है, इफ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। ये वर्ड बहुत काम का है। सेक्शन 103 में लिखा है मेंबर पर्सनली प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ मीटिंग। मतलब अगर मेरी कंपनी में उस डेट ऑफ मीटिंग को, अगर मेरी कंपनी में इतने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो मेरी कोरम इतने नंबर ऑफ मेंबर की होगी। अगर मेरी कंपनी में 1001 मेंबर तक है तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट मतलब हम इसमें प्रॉक्सी को काउंट नहीं करेंगे। प्रॉक्सी क्या होता है, जो हम बात करेंगे सेक्शन 105 में, मेंबर का एजेंट, ऐसा बोल दे एक शब्द में अभी। चलिए, तो हम कोरम की बात करें तो कंसेप्ट क्या होगा यार, अगर मेरी कंपनी में 1000 मेंबर्स तक हैं तो 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। अगर मेरी कंपनी में मोर देन 1000 मींस ये लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, 1001 से 5000 तक, तो मुझे 15 बंदे चाहिए, 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। और अगर 5001 से लेकर अनलिमिटेड तक है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट चाहिए। पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट थोड़ी ना होती भाई मेंबर्स की, राइट। एक बात, अब अगर यही कंपनी आपकी प्राइवेट कंपनी होती, कौन सी कंपनी होती, प्राइवेट कंपनी, तो आपको 2 मेंबर तो मिनिमम चाहिए है। एक मेंबर से कभी भी कोरम नहीं होता है, राइट। टाइम पास करने के लिए आप कम से कम 2 मेंबर तो रिक्वायर ही है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड फॉर लार्जर नंबर एज अ कोरम। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल सकता है कि भाई आपको ज्यादा लार्जर नंबर की कोरम रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट करें फटाफट। मेरी कंपनी में 1200, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में 1200 मेंबर्स हैं। मेरी कंपनी में 1200 मेंबर्स हैं, तो एज पर सेक्शन 103 रिक्वायर्ड कोरम कितनी होगी, 15 मेंबर की। बट मेरी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि भाई कि भाई हमको तो 25 मेंबर चाहिए कोरम के लिए। तो आपको क्या फॉलो करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बहुत ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 12 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हैविंग 1200 नंबर ऑफ मेंबर्स। अब वो कंपनी में हम चाहते हैं कोरम प्रेजेंट, उस कंपनी में 16 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, तो एज पर सेक्शन 103 की तो कंप्लायंस हो गई। बट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है कि भाई 25 मेंबर्स की कोरम होगी, तो फिर हमारी केस में नॉन कंप्लायंस है, कोरम प्रेजेंट नहीं है अगर 25 से कम मेंबर आते हैं तो। ये हुई एक बात। अब कोरम नॉट प्रेजेंट, भाई कोरम आधे घंटे में प्रेजेंट होना चाहिए। आधे घंटा कब से कैलकुलेट करेंगे, जो भी टाइम पीरियड बोला है। सुबह 10 बजे मीटिंग बोली है, 10:30 तक कोरम आ जाना चाहिए। नहीं आई तो मीटिंग क्या हो जाएगी यार आपकी, एडजर्न फॉर नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के लिए
सेम डे सेम टाइम, और या फिर बोर्ड चाहे तो और कोई दिन भी डिसाइड कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दैट एडजर्न मीटिंग। बट अगर मीटिंग बुलाई थी रिक्विजिनिस्ट ने सेक्शन 100 में, तो फिर वो पोस्टपोन नहीं होगी, वो कैंसिल होगी। लॉ ने बोला तुमने ही मीटिंग बुलाई है, तुम ही नहीं पहुंचे, तो काहे की मीटिंग है, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे। आगे, इन केस ऑफ एडजर्न मीटिंग, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई, वैसे तो एडजर्न होनी है, कब एडजर्न होगी, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। बट अगर बोर्ड चाहता है कि हम कोई दूसरी जगह बना ले, दूसरी जगह हम मीटिंग करें 15 डेज बाद, 12 दिन बाद मीटिंग करें, तो आपको इंटीमेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 डेज, जो भी मीटिंग की डेट है 3 दिन पहले मेंबर को। अरे भाई मेंबर को कहाँ से पता चलेगा कि यार मेरी कंपनी 12 दिन बाद या 27 दिन बाद या 30 दिन बाद या 35 दिन बाद मीटिंग करने वाली है, कोई क्या आकाशवाणी होगी क्या मेंबर को बोलते हुए कि हे मूर्खो, तुम लोग क्या बैठे बैठे यहाँ पर बैठे हो, टाइम पास कर रहे हो, तुम्हारी तो मीटिंग होने वाली है, जाओ वहां पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लॉ ने बोला वैसे तो अगर आपकी एडजर्न हो रही है नेक्स्ट वीक, तो लॉ में पता है, सबको पता है, आ जाएंगे सब। बट अगर बोर्ड चाहते हैं कि हम इसको 12th डे करें मीटिंग को, तो फिर आपको मेंबर को बताना पड़ेगा 3 दिन पहले मीटिंग होने की, राइट। नोटिस देना पड़ेगा मेंबर को, इंडिविजुअली पब्लिश करना पड़ेगा न्यूज़पेपर में, सर्कुलेट करना पड़ेगा रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में। अब इंपॉर्टेंट है, अब इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये वाला कंसेप्ट, इस वाले कंसेप्ट को हम यहां डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी ने मीटिंग बुलाई 18 जनवरी 2022 को, मेरी कंपनी ने मीटिंग बुलाई 18 जनवरी 2022 को, राइट। सब मीटिंग में कोरम नहीं थी, कोरम नहीं थी, मीटिंग क्या हो गई आपकी एडजर्न। हम मान रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए एडजर्न हुई है, तो 25, एक हफ्ता काउंट कर लिया हमने, 25 जनवरी 2022 को मीटिंग होगी। अब इस एडजर्न मीटिंग में भी, अच्छा मेरी कंपनी में 1200 मेंबर्स हैं, तो कोरम एज पर लॉ कितनी रिक्वायर्ड है, 15। उस दिन मेरी कंपनी में आए सब 8 मेंबर, क्या कोरम प्रेजेंट थी क्या, नहीं थी, नहीं थी, तो ऑब्वियसली एडजर्न हुई। एडजर्न भी नेक्स्ट वीक के लिए सेम टाइम सेम डे सेम प्लेस के लिए। उस एडजर्न मीटिंग में, उस, बहुत ध्यान से, उस एडजर्न मीटिंग में 6 मेंबर प्रेजेंट हैं, तो लॉ ने बोला कि अगर उस एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई, हमारे केस में नहीं आई विद इन हाफ एन आवर में, तो जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनको हम कोरम मान लेंगे। बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये को देखना, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनको हम कोरम मान लेंगे। मतलब ये 6 मेंबर प्रेजेंट हैं, कोरम है क्या, यस। 5 मेंबर प्रेजेंट हैं, कोरम है क्या, यस। इस एडजर्न मीटिंग में 4 मेंबर, यस। 3 यस, 2 यस, 1 नो। क्योंकि लॉ में वर्ड क्या लिखा है, उस एडजर्न मीटिंग में जितने मेंबर्स प्रेजेंट है, अरे भाई मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए, राइट, तो ही काम बनेगा। आगे, क्या कोरम आपको प्रेजेंट कमेंसमेंट ऑफ जनरल मीटिंग पे होना चाहिए, होना चाहिए। क्या कोरम हर रिजोल्यूशन पे पास हो रहा है, जो जो रिजोल्यूशन उस पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सेक्शन 103 shall apply to private company unless otherwise specified as per the articles of the company। तो ये हमारे पास सेक्शन 103 का कॉन्सेप्ट है। अब सेक्शन 103 के साथ में हम 2 सेक्शन की और बात करेंगे, एक है सेक्शन 112 और एक है सेक्शन 113। बहुत पॉसिबिलिटी है कि भाई आपकी कंपनी है रिलायंस, अब यार रिलायंस कंपनी है, तो क्या हमारे भारत के प्रेसिडेंट साहब का या कोई पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर साहब का मन नहीं करता है कि हम भी इसमें इन्वेस्ट करें, हम भी पैसा कमाएं, हम भी अपने 1 के 2 करें, राइट। तो लॉ ने बोला है कि अगर, तो इसके लिए सेक्शन लगता है 112।
अगर आपकी कंपनी में प्रेसिडेंट या गवर्नर कोई मेंबर है तो ऑब्वियसली है ये तो वोट डालने आएंगे नहीं, क्योंकि अगर ये वोट डालने आ गए तो कोई दूसरा व्यक्ति वोट नहीं डाल पाएगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। तो लॉ ने बोला प्रेसिडेंट या गवर्नर इन्होंने ऑथराइज करा मिस्टर ए को कि भाई आप जाओ और रिलायंस की मीटिंग अटेंड करो हमारे बिहाफ पर। तो लॉ ने बोला यार ये जो मिस्टर ए है ना, इसको हम मेंबर मानेंगे, इसको हम मेंबर मानेंगे। हम तो ये मानेंगे जैसे कि प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद जी हमारे यहाँ प्रेजेंट है, या कोई पर्टिकुलर स्टेट की कोई गवर्नर, सब यूपी की आनंदीबेन पटेल की बात करें, राइट, तो ये प्रेजेंट है वहां पर, तो हम तो ये मानेंगे जैसे कि हमारे यहाँ पर कौन प्रेजेंट है यार, कोरम प्रेजेंट है। बहुत ध्यान से, दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज मेंबर, इस पर्सन को हम प्रॉक्सी नहीं मानेंगे जिसको ऑथराइज करा गया है 112 में। ये सेक्शन है 112। सेम लाइन पर सेक्शन है 113। कंसेप्ट क्या है भाई, रिलायंस कंपनी की हो रही है मीटिंग। अब ये रिलायंस कंपनी में ए प्राइवेट लिमिटेड ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब ये भी आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी आर्टिफिशियल पर्सन, क्या ये उठ के आएगी क्या इसके मीटिंग में ना। तो इन्होंने क्या करा है साहब, मिस्टर वाई को ऑथराइज करा कि भाई आप जाओ और हमारे बिहाफ पर वोट डालकर आओ। मिस्टर वाई को हम क्या मानेंगे, मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, राइट, उसमें काउंट करना है, 5, 15, 30 में काउंट करना है हमको। ये है हमारा सेक्शन 113। अब मेरे ख्याल से बहुत सिंपल होने वाला है, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर, इफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर इज अ मेंबर ऑफ एनीदर कंपनी, he may authorize such person to act his representative at any general meeting or class meeting of such company। जो भी व्यक्ति अपॉइंट हुआ वो व्यक्ति को सेम राइट है जो एक मेंबर को होते हैं। याद रखना, वो मिस्टर ए को प्रॉक्सी अपॉइंट करने का भी अधिकार है। जो जो राइट मेंबर को होते हैं वो सारे राइट हैं उस पर्सन। Representation of corporation at a meeting of the companies if a body corporate is a member of any other company. In that case, it may by resolutions of the BOD authorize such person as a representative at a general meeting or class meeting at such meeting, general meeting. A person appointed to exercise such same right and power as if he were a member of the कंपनी, वो व्यक्ति वही राइट एक्सरसाइज करेगा जैसे कि एक मेंबर करता है। ये है हमारा सेक्शन 112 और ये कौन सा है हमारा 113, राइट। चल सेक्शन 112, 113 एंड 103 तीनों सेक्शन को साथ में रीड आउट करना है, राइट। कोरम, कोरम मतलब क्या होता है, अरे भाई कोरम मतलब कम से कम इतने नंबर ऑफ मेंबर्स तो हमको चाहिए है कोई भी मीटिंग को प्रॉपरली, लीगली, वैलिडिटली सही करने के लिए, ट्रांजैक्ट करने के लिए। Quorum means the minimum number of members who must be present in order to constitute a valid meeting। ध्यान से देखें, who members लिखा है, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए इन एनी केस। पब्लिक कंपनी के केस में 1000 मेंबर तक 5 बंदे, 1001 से 5000 तक 15 और 5001 से अनलिमिटेड तक 30 मेंबर। आर्टिकल लार्जर नंबर ऑफ कोरम दे सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा ध्यान से पढ़े, हो सकता है वो ऊपर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझा दे और नीचे आराम से लिख दे कि भाई इस कंपनी के एओए में लिखा है कि 25 मेंबर्स की कोरम होगी, कहानी खत्म वहीं पर। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होंगे, कोरम होगी। A article may provide for larger number as the quorum. Lack of quorum. If the quorum is not present within half an hour from the time fixed for holding the general meeting, then case 1 EGM अगर बुलाई गई थी रिक्विजिनिस्ट के द्वारा 1/10 EGM, राइट, तो वो हो जाएगी कैंसल्ड। और इन अदर केस में एडजन हो जाएगी अगले हफ्ते के लिए, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। हाउएवर अगर बोर्ड चेंज करना चाहता है, नेक्स्ट वीक को मीटिंग नहीं, वो 12 दिन बाद मीटिंग करना चाहता, तो लॉ ने बोला भैया 3 दिन का एडवांस नोटिस दे देना, या तो पेपर में पब्लिश करा दो, एक इंग्लिश वाले में, एक वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में,
इफ एडजन मीटिंग ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, तो जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनको हम कोरम मान लेंगे इन केस ऑफ एडजन मीटिंग। कोरम कब रिक्वायर्ड है? कोरम नीड्स टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग एंड एवरी रेजोल्यूशन पास। Thus, quorum is required at the time of passing each and every resolution. Section 112 and 113 representations of the president and governor. Section कौन सा है? 112. If the president of India or governor of state is a member in any other company, किसी दूसरी कंपनी, he may authorize such person as it thinks fit to act as a represented at any general meeting or class meeting of such company। वो किसी को भी ऑथराइज कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति को अपॉइंट ऑथराइज हुआ है वो पर्सन को सेम राइट्स हैं, पावर है, इंक्लूडिंग राइट टू वोट बाय प्रॉक्सी एंड पोस्टल बैलेट इफ ही वर अ मेंबर ऑफ द कंपनी। अगर मेंबर होता, जो मेंबर को अधिकार है वही सारे राइट्स इसको दिए गए हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन एट द मीटिंग, सेक्शन कौन सा है यार? 113। If a body corporate is a member of any other body, any other company, it may, by resolution of the BOD, authorize such person as it thinks fit to act as a representative at any general meeting or class meeting of such company. A person appointed as a representative is entitled to exercise the same right, power, including the right to vote by proxy and postal ballot, as if he were a member of the company. Check. Question 1. The article of association of X Limited required the personal presence of 7 members to constitute quorum of general meeting. The following persons were present in the AGM to consider the appointment of managing director, representative of governor of Madhya Pradesh, yes count होगा quorum में, BNC shareholder of preference shares ये count नहीं होंगे, D representing Y Limited, Z Limited ये person 2 में count होगा, 2 कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, और ये प्रॉक्सी को काउंट नहीं करना है, राइट। A Limited shall be treated as a member personally present. Since he is the representative of the governor of Madhya Pradesh, section कौन सा लग जाएगा? 112. BNC are not personally members present. अरे भाई याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए सेक्शन 47 बात करता है कि भाई आपको वोटिंग राइट डालने का वही मैटर पर अधिकार है जो मैटर आपको डायरेक्टली अफेक्ट करे, सेक्शन 47 ऑफ कंपनीज एक्ट, राइट। अदरवाइज आपको मैटर पे वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो इस वाले केस में अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी पे आपको डायरेक्टली राइट नहीं है तो कोई काउंट नहीं होगा। डी शैल बी ट्रीटेड एज 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट, हमने ऑलरेडी बात की है, इनको हम प्रॉक्सीज को काउंट नहीं करेंगे। सो भाई देख ले एक बार, सिंस द कोरम कैन बी इंक्रीज बाय द आर्टिकल 5 to 7 इन द गिविंग केस, सिंस ओनली 3 मेंबर्स आर पर्सनली प्रेजेंट, तो कोरम रिक्वायर्ड इज 7। काम खत्म। तो एक ये 2 3 ही बंदे प्रेजेंट हैं, कोरम 7 है तो कोरम नहीं है प्रेजेंट, नो, राइट। चल क्वेश्चन नंबर 2, DJA कंपनी लिमिटेड हैज ओनली 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितने हैं भाई? 50 प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं। एंड मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाज कॉल्ड बाय द कंपनी फॉर अमेंडिंग the terms of these shares. Mr. A was only preference shareholder who attended the meeting. He, however, held proxies from all other preference shareholder. वो बंदे ने कुर्सी पर बैठ गया और मीटिंग चालू कर दी और रेजोल्यूशन पास कर दिया, अमेंडमेंट और टर्म्स ऑफ इशू। एग्जामिन करें भाई मीटिंग को और रेजोल्यूशन पास जो हुए उनको। A meeting means coming together of more than one person. Therefore, one member cannot constitute a meeting. रजनीकांत थोड़ी ना यार जो मीटिंग कर लेगा। The meeting and the resolution passed there are not valid. ये valid नहीं है। Since presence of a single member, Mr. A does not constitute a meeting. और यही कॉन्सेप्ट हुआ था इस पर्टिकुलर केस में, Sharp versus Davis. Question 4. The quorum for general meeting of a public company is 15 member personally present. 15 member होना चाहिए।
as per the provision of AOA, examine with reference to the provision of company that whether there is a proper quorum है या नहीं है. 13 member personally present, 13 ये होगा. 2 member represented by proxies who are not the member of the company, नहीं काउंट करेंगे. 1 member representing 2 companies, तो 13 और 2 15. कोरम है क्या? यस, कोरम है. राइट. क्वेश्चन 5. State the legal position in the following circumstances with reference to the provision in the Companies Act 2013 at an adjourned EGM of a public limited company adjourned for want of quorum, only 3 members personally present. भाई याद रखना, मेंबर्स प्रेजेंट एडजर्न मीटिंग में कोरम मान लेते हैं, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए. ठीक है, ये हो गया. Question 6. The BOD of ABC Limited called an EGM of the company to transact certain urgent matter. Yeah. The meeting could not be held for want of requisite quorum. सब due to quorum नहीं हो पाई. As a result, अगले हफ्ते के लिए adjourn हो गई. Again at the adjourned meeting, also the requisite quorum was not present. Members present at the meeting, उन्होंने meeting करी, resolution pass करे. सही है. With reference to that, याद रखना, आप किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को पढ़ते जाएं तो प्रोविजन आपके दिमाग में फिल्टर होते जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सेक्शन का है, वो सेक्शन में ये कंसेप्ट का है, ये कंसेप्ट लगेगा नहीं लगेगा, तो लास्ट लाइन तक आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए. With reference to the provision of companies that examine the validity of the meeting, और याद रखना पूरा क्वेश्चन पढ़ना कंपल्सरी एग्जाम में, बहुत आराम से. Examine the validity of the meeting. Meeting valid है क्या? Yes, valid है. State whether resolution passed at such meeting shall be binding. Yes, they are binding over the company. The resolution जो भी हुए भैया वो valid है और binding है. Since if an AGM is adjourned for want of quorum and the required quorum is again not present in the adjourned AGM, then जो भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनको ही कोरम मान लेंगे. Question 7. AGM of KMP Limited was held on 30th April 2015. The AOA of the company is silent. किस regarding? Regarding the quorum of general meeting. Only 10 members were personally present in the above meeting out of the total 2750 members. भैया 2750 है, 1000 से ज्यादा 15 होना चाहिए. The chairman adjourned the meeting for the want of quorum, referring the provision of Companies Act. क्या चेयरमैन का डिसीजन सही है क्या? देखो भाई, कोरम है 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट रिक्वायर्ड है. अगर आपके मेंबर 1000 से ज्यादा अप टू 5000, तो एजीएम क्या हो जाएगी? नेक्स्ट वीक के लिए सेम टाइम सेम प्लेस के लिए हो जाएगी. The question of adjournment by the chairman does not arise since in the absence of quorum, by default there is a provision in the law that your meeting will get adjourned to the next week. The meeting automatically adjourned without requiring any direction by the chairman regarding adjournment. Examiner favorite question. KMN Limited scheduled its AGM to be held on 11th March 2018 at 11 AM. भाई कंपनी में 900 मेंबर है, 900 मेंबर 1000 के अंदर है, 5 मेंबर कोरम रिक्वायर्ड होते हैं. फॉलोइंग पर्सन वर प्रेजेंट बाय 11:30. आधे घंटे में कौन कौन प्रेजेंट है? 1 2 3. तो 3 तो ये हो गए. P4 रिप्रेजेंटिंग ABC लिमिटेड, एक ये हो गया. P5 रिप्रेजेंटिंग DF लिमिटेड, एक ये होगा. ये प्रॉक्सी को काउंट नहीं करना, हमारा काम बन गया. 5 मेंबर प्रेजेंट है, कोरम हो गई हमारी. राइट. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Examine with reference to the relevant provision of whether quorum present. Yes, quorum is present. What will be your answer if P4 representing ABC Limited reach in the meeting after 11:30? In that case quorum present नहीं है. राइट भाई, 11:30 के बाद अगर कोई आए उसको quorum का पार्ट नहीं मानना है. In case of lack of quorum, discuss the provision as applicable. अरे भाई adjourn meeting अगले हफ्ते के लिए adjourn हो जाएगी. What happen if no quorum is present? तो जो members present है उनको ही quorum मान लेंगे. राइट.
तो ये आपके क्वेश्चंस के जवाब हैं, राइट? बहुत ध्यान से। अब हम कुछ एमसीक्यूज पार्ट का डिस्कशन करें भाई। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, in case the number of members as on date of the meeting is dash, the quorum shall be dash, member personally present, more than 1000 है but up to 5000, 30 मेंबर नहीं, 15 मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं भाई एज पर लॉ। मोर देन 50 ये, अप टू ये, नन ऑफ दीज, आंसर इज नन ऑफ दीज, राइट? 5, 15, 30 का कॉन्सेप्ट याद रखें। क्वेश्चन 2, in case of company having 2500 member on the date of meeting, the quorum required is 15 होती है रिक्वायर्ड, क्योंकि 1001 से लेकर 5000 तक कितनी रिक्वायर्ड है? 15। तो आंसर बी करेक्ट है। थर्ड, if the quorum is not present within half an hour from the time fixed for holding an EGM called by the requisitionist, then the meeting shall stand adjourned नहीं होगी, the meeting shall stand adjourned नहीं होगी, member present quorum नहीं, मीटिंग हो जाएगी कैंसिल। लॉ ने बोला खुद नहीं बुलाई, खुद नहीं आए तो क्यों मीटिंग करना यार, कैंसिल करो, खत्म बात। क्वेश्चन 4, if the quorum is not present within half an hour from the time fixed for holding a general meeting other than the EGM called by requisitionist other than the H, उसको छोड़कर तो मीटिंग क्या हो जाएगी? द मीटिंग शेल एडजर्न टू द डे, टाइम, प्लेस एज डिटरमाइंड बाय द बोर्ड, द मेंबर प्रेजेंट शेल बी द कोरम। ठीक है, फिर तो ए वाला है, फोर्थ का ए सही है, राइट? फिफ्थ, कोरम नीड टू बी प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ जनरल मीटिंग, ना भैया, सी ये सही है, राइट? आपको ईच एंड एवरी रिजोल्यूशन पे प्रेजेंट रहना है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। हमने 2 सेक्शन का डिस्कशन करा, सेक्शन 102 की बात की है एंड सेक्शन 103 की बात, राइट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 103 अलॉन्ग विद सेक्शन 112, सेक्शन 113 बेहद इंपॉर्टेंट है, राइट? ये आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। थैंक यू।